हेलो फ्रेंड्स, हिंदी की मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कंप्लीट हिंदी को रिवीजन हम करने वाले हैं और हिंदी के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है और आपको इस वीडियो को कैसे देखना है उस बारे में पहले आपको बताता हूँ। देखिए, जिनकी तैयारी पहले अच्छी हो गई है, जिन्होंने हमारी क्लासेस को देख करके अपनी तैयारी अच्छी कर ली है, उनको इस वीडियो को स्पीड बढ़ा करके देखना है और कम समय में ही अपना रिवीजन कर लेना है। और टाइम बचता है तो फिर 2-3 बार और आप रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपका सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में। फर्स्ट यूनिट का नाम है भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में और 5 नंबर का यूनिट है। आइए सबसे पहले फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करते हैं और जानते हैं भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में और इससे जुड़े कुछ और बिंदुओं को। यहाँ पर दोस्तों कुछ उद्देश्य मेंशन करे गए हैं, जिनमें पहला उद्देश्य है सार्वजनिक जीवन के संपर्क के बृहद अनुभवों के अनुरूप भाषाई क्षमता अर्जित करना। पहला उद्देश्य क्या है? भाषाई क्षमता अर्जित करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति कौशल, दूसरों के अनुभवों से जुड़ना और उनके परिप्रेक्ष्य में चीज़ों, स्थितियों, घटनाओं की समझ की क्षमता का विकास करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? समझ की क्षमता का विकास करना। तीसरा उद्देश्य क्या है? रचना के तत्वों को समझना व शब्दकोश, साहित्य कोश आदि देखने का कौशल विकसित करना। तो तीसरा उद्देश्य क्या है? देखने का कौशल विकसित करना, शब्दकोश और साहित्य कोश आदि को। और चौथे उद्देश्य की बात करते हैं। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अभिनय, गीत, संवाद, परिचर्चा, अंताक्षरी, प्रश्नोत्तरी, भाषण, खेलकूद और अन्य पाठ्यक्रम सहगामी जो क्रियाकलाप हैं उनके आधार पर भाषा और साहित्य की समझ बनाना। चौथा उद्देश्य क्या है? भाषा और साहित्य की समझ बनाना। पांचवा उद्देश्य क्या है? पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य लेखन, दृश्य, श्रव्य सामग्रियों के निहितार्थ, सरोकारों का शिल्पगत पक्षों की पहचान करना। तो अन्य जो सरोकार हैं उनकी शिल्पगत जो पक्ष हैं उनकी पहचान करना आपके। इस तरह से उद्देश्य आपको 5 ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे सामने आता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीएफ 2005 और भाषायिक जो विविधता है उनके बारे में जानते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में भाषिक जो विविधताएं हैं उनको समस्या के रूप में नहीं लिया गया, बल्कि उसे एक संसाधन के रूप में देखा गया है। रोजमर्रा का अनुभव यह बताता है कि विद्यालय में औपचारिक शिक्षा की शुरुआत से पहले अधिकांश बच्चे सैकड़ों शब्दों के साथ में भाषा की जटिलताओं व नियमों से परिचित हो चुके होते हैं। परिवार और समाज में बोली जाने वाली भाषा को बच्चा बिना सिखाए ही सीख जाता है और उसके बेसिक्स क्लियर रहते हैं। बच्चा स्कूल में जाता है तो जीरो पर नहीं रहता, उसको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आती रहती है, बहुत सारा उसको ज्ञान होता है। कई बच्चे तो एकाधिक भाषाएं बोलने समझने लगते हैं। मसलन राजस्थान प्रदेश के बच्चे स्कूल तक आते आते राजस्थानी व हिंदी की प्रयोग की क्षमता हासिल कर लेते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में बात करते हैं, यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि जिस हिंदी को हम बरत रहे हैं वह एक तरफ शास्त्रीय भाषा संस्कृत की परंपरा से विकसित हुई है, संस्कृत से विकसित हुई है, वहीं जनपदीय भाषाओं से भी ऊर्जा ग्रहण करती है। बच्चे की मातृभाषा को नज़रअंदाज करने की चेष्टा एक तरह से उसके व्यक्तित्व की स्वाभाविक प्रगति को अवरुद्ध करना है। इसके विपरीत उसकी सहज समझ व अपने घर परिवार आस पड़ोस से अर्जित भाषा को आधार बना करके हम अपने परिवेश से सफलतापूर्वक जोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि उच्च स्तरीय भाषिक जो कौशल हैं उनका एक भाषा से दूसरी भाषा में आसानी से स्थानांतरण हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उसके लिए एक संभव प्रयत्न करें ताकि स्कूल स्तर पर भारतीय भाषाओं में सतत शिक्षा को समृद्ध किया जा सके। इस तरह से यहाँ कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। भाषा की बात आ रही है तो भाषा के बारे में कुछ बिंदु डिस्कस करते हैं। तो भाषा नियमों का नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, यह सिर्फ संप्रेषण का ही काम नहीं करती, बल्कि यह तो पूरी दुनिया के सोचने समझने का भी माध्यम है। यह मानवीय व्यवहार का अटूट हिस्सा है, एक सूक्ष्म किंतु मजबूत ताकत की तरह। भाषा संसार के प्रत्येक इंसान के दृष्टिकोण, उसकी रुचियों, क्षमताओं, यहाँ तक कि मूल्यों और मनोवृत्तियों को भी आकार देती है। अपनी दिनचर्या की तमाम गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, तर्क देते हैं, विश्लेषण करते हैं और चीज़ों से जुड़ते हैं। हम ये सभी काम भाषा के माध्यम से ही कर पाते हैं। अपने जो विचार हैं उनको आदान प्रदान हम भाषा के माध्यम से ही कर पाते हैं। इसके बाद में अगला बिंदु आता है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में। ध्वनि रूपों से शुद्ध उच्चारण को समझना पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समझना। तीसरा उद्देश्य है ध्वनि रूपों का उच्चारण करना। चौथा उद्देश्य है शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना। पांचवा उद्देश्य है वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना। छठा उद्देश्य है शब्द पढ़ने की क्षमता विकसित करना। सातवां उद्देश्य है वर्णों और शब्दों को उचित आकार, उचित क्रम में लिखने की क्षमता विकसित करना। सुंदर लिखावट का मतलब आप समझिए। आठवां उद्देश्य है विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखने की क्षमता विकसित करना। और नवां उद्देश्य है वाक्य पढ़ने की क्षमता विकसित करना। 10वां उद्देश्य है व्याकरण का सटीक उपयोग करना। 11वां उद्देश्य है नैतिक मूल्यों का विकास करना। तो ये कुछ उद्देश्य यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही क्यों है, इस बारे में भी प्रश्न कई बार आया हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा पढ़ाने पर क्यों जोर दिया जाता है, उस बारे में आइए कुछ बिंदु जानते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए।
क्योंकि मातृभाषा में विद्यार्थी की गति स्वाभाविक रूप से अच्छी होती है, पकड़ मजबूत रहती है जब वह शुरू से स्टार्टिंग से ही मातृभाषा सीखे हुए रहता है। इस विषय पर शिक्षा शास्त्री एकमत ही हैं, बच्चे मातृभाषा में जल्दी सीखते हैं। मातृभाषा में मौलिक सोच अभिव्यक्ति सहज होती है, जो व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में इस बात को स्वीकार करते हुए प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखने पर बल दिया गया है। इस संबंध में महात्मा गांधी का कथन है कि इसमें मुझे जरा भी शंका नहीं है कि जिन लोगों के हाथ में बच्चों को शिक्षा देने का काम है, वे केवल यह निश्चय कर लें तो उन्हें पता चल जाएगा कि मातृभाषा मनुष्य के विकास के लिए उतनी ही स्वाभाविक है जितना छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध। इस तरह से कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। और कुछ हो भी कैसे सकता है, बच्चा अपना पहला पाठ अपनी माँ से ही सीखता है, इसलिए मैं बच्चों के मानसिक विकास के लिए उन पर माँ की भाषा को छोड़कर और कोई दूसरी भाषा लादना मातृभूमि के प्रति पाप समझता हूँ। तो इस तरह से कथन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अनुवाद को लेकर के बात करते हैं। अनुवाद का टॉपिक भी इस यूनिट में है। तो विदेशी व भारतीय भाषाओं के साहित्य की समृद्ध जो थाती है, इससे परिचित होने के लिए अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। दो अलग अलग भाषाओं के बीच अनुवाद सेतु का काम करता है। सांस्कृतिक समन्वय के लिए भी अनुवाद की बड़ी उपयोगिता है। इस लिहाज से अनुवाद करने का सामर्थ्य भी भाषा शिक्षण का एक जरूरी उद्देश्य माना जा सकता है, ताकि हम एक रचना के रंग और खुशबू को दूसरी भाषा में यथारूप व्यक्त कर सकें। इस तरह से ध्यान रखना है। और अगला बिंदु है ज्ञानपरक उद्देश्य में भाषा की परंपरा, प्रकृति व उसके विविध घटकों की जानकारी व भाषा विज्ञान का ज्ञान हो सकता है। अगला बिंदु है महाकवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री की समझ है जिसके स्वर में यह अभिव्यक्ति पाती है। तो कुछ क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है महाकवि सुमित्रानंदन पंत का। इस तरह से आपने देखा बहुत कम समय में हमने फर्स्ट यूनिट को रिवीजन कर लिया है। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट के बारे में। सेकंड यूनिट का नाम है मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में बात करेंगे। ये जो क्रम चल रहा है LSRW स्किल्स के बारे में चल रहा है, जो वो आपके भाषिक कौशल हैं, भाषाई कौशल, उनके बारे में चल रहा है। इनके बारे में अगर आपको अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे LSRW स्किल्स के बारे में। और साथ ही आपको NCF के बारे में पढ़ना है तो NCF को लेकर के भी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिएगा, आपको तैयारी में और भी बेनिफिट होगा। और अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट के बारे में। सेकंड यूनिट का नाम है मौखिक अभिव्यक्ति और ये यूनिट आपका 15 नंबर का है। 15 नंबर हासिल कर सकने वाले सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आइए डिस्कस करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वार्तालाप की विशेषताओं को लेकर के। विशेषताओं में देखिए, वार्तालाप मधुर होनी चाहिए, उसमें प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा में गतिशीलता भी होनी चाहिए, बोलचाल में बनावटीपन के स्थान पर स्वाभाविकता होनी चाहिए, बोलचाल में यथोचित हाव भाव भी होने चाहिए, बातचीत का तरीका शिष्टाचार युक्त होना चाहिए, वार्तालाप का भाव स्पष्ट होना चाहिए, वार्तालाप संबंध शुद्धता भी होनी चाहिए, जो आप बोल रहे हैं उसमें शुद्धता भी होनी चाहिए। इस तरह से ये जो विशेषताएं हैं आपको ध्यान रखनी है, इनमें समझाने की जरूरत नहीं है, आप एक एक पॉइंट समझ पा रहे हैं। वार्तालाप दो प्रकार के हो सकते हैं, सामान्य वार्तालाप और विशिष्ट वार्तालाप। ये ध्यान रखना है। सामान्य वार्तालाप प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक समझ के आधार पर कर लेता है, जबकि विशिष्ट वार्तालाप उस विषय के जानकार अथवा विशेषज्ञ लोगों के बीच में ही संभव होती है। तो वार्तालाप के बारे में ये कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं वार्तालाप या फिर मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्यों के बारे में। पहला उद्देश्य देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सुनकर समझने के महत्व को जानना होता है। मौखिक अभिव्यक्ति में वक्ता और श्रोता के पूर्व ज्ञान, पृष्ठभूमि व उसके प्रभाव को समझना होता है। आवाज़ के उतार चढ़ाव व संदर्भ के आधार पर बात को समझने की कुशलता अर्जित करना होता है। श्रवण बाधित व्यक्तियों की भाषा के विविध पहलुओं को समझना होता है। आदेश व निर्देश की भाषा एवं उसमें अंतर एवं उसके अनुरूप व्यवहार का विश्लेषण करना होता है। विभिन्न प्रकार के वार्तालाप एवं उनमें भागीदारी को समझना। जनसंचार माध्यम से प्राप्त सामग्री के विश्लेषण की समझ बनाना। बच्चे में मौखिक अभिव्यक्ति विकास हेतु आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों की समझ बनाना। इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में। सैद्धांतिक पक्ष में देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति के सैद्धांतिक पक्ष में ध्वनि के स्वरूप का महत्व है, जिसके आधार पर अर्थ में परिवर्तन होता है। आवाज़ अथवा ध्वनि का आधार उच्चारण प्रयत्न है। हम एक ही वाक्य को लहजे के आधार पर अलग अलग अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। जैसे तुम क्यों जा रहे हो, इसका एक अर्थ है जाने का कारण जानना। तुम क्यों जा रहे हो, तो ये क्या हुआ कि जाने का कारण पूछ रहे हैं कि तुम क्यों जा रहे हो। और दूसरा अर्थ क्या है, जिसे नहीं जाना चाहिए, तुम क्यों जा रहे हो, तुम तो यहीं रुको, तुम क्यों जा रहे हो, ये हो गया अर्थ इसका। तो अलग अलग लहजे में हम बोलेंगे तो उसका अलग अलग मीनिंग निकलेगा। बोलते समय किस शब्द पर कितना जोर दे करके बोला गया है, उस समय मुद्रा, मुख मुद्रा कैसी थी, उस बारे में आप पर ध्यान रखना है। भाषा में मृदु अथवा कर्णकटु ध्वनियों का कितना योग है, दो शब्दों, वाक्यों अथवा शब्द विशेष के उच्चारण में पूर्व, पश्चात अथवा मध्य में कितना विराम है, ऐसे कई पहलू हैं जो भाषा से सीधा संबंध रखते हैं। इससे अर्थ में भिन्नता आती है।
मौखिक अभिव्यक्ति के संबंध में हम प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों से जो अपेक्षाएं करते हैं, उनमें बात को ध्यान से और धैर्य के साथ में सुनना, अपनी बात कह सकना, कविता, कहानी संस्मरण आदि आवाज़ की उतार-चढ़ाव के साथ में सुना सकना, क्या, कब, कहाँ, किसे, कैसे और क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में दे सकना, नाटक एवं संवाद सुनकर के प्रमुख तत्व ग्रहण करना एवं परिचित परिस्थितियों के बारे में बोल सकना। हिंदी के शब्दों को स्पष्ट उच्चारण के साथ प्रवाह के साथ में पढ़ सकना, बोलते समय लिंग वचन का सामंजस्य रख सकना, पूछ सकना आदि आते हैं। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं सुनने तथा बोलने वालों पर पृष्ठभूमि का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए, किसी बात को कहने अथवा मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने के तरीके पर कहने वालों की अपनी पृष्ठभूमि की छाप रहती है। सुनने वाला किसी बात का किस प्रकार तथा क्या अर्थ निकाल देता है अथवा कितना समझ पाता है, यह भी उसकी पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखता है। साहित्यकार, वैज्ञानिक, चिकित्सक अथवा राजनीतिज्ञ अपनी बात को कहते समय उन शब्दों का अधिक उपयोग करते हैं जिस क्षेत्र से वे जुड़े हुए हैं। जब वक्ता और श्रोता दोनों में विषय का ज्ञान, भाषाई क्षमता व पृष्ठभूमि समान हो, तब दोनों में समझने की क्षमता बराबर होती है और वार्तालाप सहज होता है। किसी एक बात का साहित्यिक संदर्भ में कुछ अलग अर्थ किया जा सकता है, राजनीतिक संदर्भ में कुछ और अर्थ निकाला जा सकता है। कोई भी व्यक्ति मित्रों के मध्य वार्तालाप करते समय, धारा प्रवाह भाषण देते समय या अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करते समय ऐसे उदाहरणों का अधिक प्रयोग करता है जिसकी पृष्ठभूमि से वह जुड़ा हुआ है। वक्ता अपनी भाषा में उन्हीं शब्दावलियों, मुहावरों अथवा कहावतों का अधिक अधिक प्रयोग करता है जो उसकी पृष्ठभूमि से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न आ सकता है, परिवार बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने में किस प्रकार से सहायक है? इस बारे में बात करते हैं। देखिए, बच्चा परिवार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहता है, वहाँ अपने पारिवारिक सदस्यों से तमाम तरह की बातचीत कर सकता है, उसकी प्रत्येक हरकत पर उसके माता-पिता की नज़र रहती है। बच्चा अपनी इच्छाएं, नाराज़गी, पसंद नापसंद को अपने परिवार के सामने यदा-कदा कह सकता है, कहता रहता है और परिवार के सदस्यों के बीच में हुए वार्तालाप को बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ाया जा सकता है। हम बच्चों को कुछ ऐसे कार्य देवें जिससे वे पारिवारिक सदस्यों से अधिकाधिक चर्चा कर सकें। ऐसे कई विषय हो सकते हैं जैसे पारिवारिक सदस्यों से परिचय, घर में पालतू पशुओं की स्थिति, रसोई घर में माँ द्वारा पकाए गए व्यंजनों की विधि, पारिवारिक सदस्यों के रोजगार का विवरण, घर के विभिन्न कमरों की स्थिति, नल बिजली के बिल का विवरण, बिजली के खतरों से बचने के उपाय इत्यादि कार्य हो सकते हैं। ऐसे विषयों पर बच्चा माता-पिता और बड़े भाई-बहनों से अधिकाधिक जानकारी चाहेगा और वार्तालाप भी करेगा। इस दौरान हुए वार्तालाप से वह मूल विषय की जानकारी के अतिरिक्त कई अन्य सहायक विषय की जानकारी भी प्राप्त करेगा। इस प्रकार की बातों में अगर वह रुचि लेता है, रुचि ले सके, तो हमारा उद्देश्य इस मायने में भी सफल हो जाएगा कि वह अब पहले से ज़्यादा जानने लगा है और मौका मिलने पर कुछ अभिव्यक्त करने की स्थिति में है। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन का प्रश्न भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र में मौखिक अभिव्यक्ति निम्नलिखित गुणों की उपलब्धता की जांच करे, जैसे भाषिक शुद्धता है या नहीं है, विचारों की सशक्तता है या नहीं है, प्रभावोत्पादकता है या नहीं है, व्यवहारिकता है या नहीं है, अवसरानुकूलता है या नहीं है, गतिशीलता है या नहीं है, मधुरता है या नहीं है, शिष्टता है या नहीं है। तो ये कुछ बिंदु जांच करने होते हैं। इसमें देखिए, पहला बिंदु ध्यान रखना है मूल्यांकन के अंतर्गत कि कक्षा शिक्षण में बालक के व्यवहार व कार्यकलाप को शिक्षक अनौपचारिक जांच करता रहे तथा अप्रत्यक्ष रूप से बालक की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करता रहे। दूसरा बिंदु है मूल्यांकन का भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता के अवसर, कविता प्रस्तुति के समय बालकों को अभिव्यक्त करने का अवसर देकर के उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तीसरा बिंदु है मूल्यांकन का कक्षा शिक्षण के समय प्रश्नों का उत्तर देते समय छात्र शिक्षक छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन कर सकता है। चौथा बिंदु है कक्षा में परिच्छेद का भावार्थ की प्रस्तुति के साथ में शिक्षक छात्र की समझ, आत्मविश्वास, क्रमबद्धता, शिष्टता का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। पांचवा बिंदु क्या है, आशु भाषण, सूक्ति का विशदीकरण के समय छात्र के भाषा ज्ञान, धैर्य की जांच की जा सकती है। छठा बिंदु है दल शिक्षण की स्थिति में शिक्षक छात्र के आत्मविश्वास, नए अनुभवों के प्रति सचेत मनोभावों का प्रदर्शन तथा नेतृत्व के गुण की जांच की जा सकती है। सातवां बिंदु है किसी कहानी, कविता की समीक्षा करने के लिए निर्देश देकर के छात्र के संप्रेषणता की जांच की जा सकती है। आठवां बिंदु है शिक्षक छात्रों से कहानी सुने, चित्र दिखा करके उसका वर्णन करने के लिए कहे, एकांकी अभिनय कराया जाए, समस्या समाधान के लिए कहा जाए। ऐसे अवसर पर छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये मूल्यांकन के कुछ बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ में एक प्रश्न यहाँ पर यह भी आ सकता है कि किसी भी भाषा को सुनकर के समझने में कौन कौन से बिंदु सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पहला बिंदु है भाषा का संदर्भ किसमें है,
विषय वस्तु कैसी है, भाषा का स्तर क्या है, रुचि क्या है और बातचीत क्या है। ये 5 बिंदु यहाँ पर रहते हैं। और इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है आवाज़ के पहलू के बारे में। आवाज़ के पहलू देखिए 5 पहलू आपको ध्यान रखने हैं। पहला है वक्ता के बोलने की गति और आवृत्ति। दूसरा है वक्ता की आवाज़ का कटु या मृदु होना। तीसरा है वक्ता की आवाज़ का स्पष्ट होना। चौथा है वक्ता की आवाज़ की तीव्रता। पाँचवा है वक्ता की आवाज़ में शब्दगत भाव होना। ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति बच्चों के विकास में किस प्रकार से सहायक है इस बारे में। आत्मविश्वास उनका बढ़ाती है। बिना हिचकिचाहट के अपने को अभिव्यक्त करने का कौशल बच्चों में अतिरिक्त आत्मविश्वास जगाता है। ऐसे बच्चे किसी भी मौके पर अपनी बात कहने या रखने में सक्षम होते हैं, तो आत्मविश्वास की जागृति होती है। दूसरा बिंदु है नए अनुभवों के प्रति सचेत होता है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में दक्ष बच्चा नए नए अनुभवों के प्रति जिज्ञासु होता है। आत्मविश्वास में लबरेज होने के कारण वह अपने आसपास के विषयों, क्षेत्रों और लोगों के प्रति जानने की इच्छा रखता है। वह कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनता है और शिक्षकों से कुछ नया जानने के लिए उत्साहित रहता है। इस तरह से ध्यान रखना है। तीसरा बिंदु है मनोभावों का प्रदर्शन कर पाता है। भाषा मनुष्य को मिला वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों का सही तरीके से प्रदर्शन कर सकता है। मौखिक भाषा कौशल में निपुणता बच्चों को अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने में सहायक होती है। नेतृत्व के गुण के भाव आते हैं यहाँ पर। नेतृत्व का गुण देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति में निपुण बच्चे कक्षा में नहीं बल्कि समाज में भी नेतृत्व के गुणों से संपन्न होते हैं। आत्म प्रदर्शन तथा अपने गुणों को समाज के सामने रखने की कला में भी ऐसे बच्चे हमेशा आगे रहते हैं। इसी तरह से यह कहा जा सकता है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास में भाषा शिक्षक की अहम भूमिका है। भाषा शिक्षकों को चाहिए कि वह बच्चों में विभिन्न विधियों प्रोत्साहन के द्वारा इस कौशल का विकास करने में बच्चों की मदद करे। और दूसरा बिंदु क्या है यहाँ पर कि भाषा अभिव्यक्ति कौशल की नींव की मजबूती बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में जीवन भर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। वह ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन को अभिव्यक्त कर सकने में सक्षम रहेगा। इससे उसके अंदर ज्ञान को आगे बढ़कर के पाने की इच्छा पैदा होगी। और अगला बिंदु क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक नाटक के बारे में। इसमें देखिए, जब नाटक किसी रंगमंच, टीवी अथवा रेडियो पर प्रस्तुत किया जाता है तब नाटक के तत्वों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। यहाँ नाटक पूरी औपचारिकता के साथ में प्रस्तुत किए जाते हैं। नाटक में संवाद की भूमिका अहम होती है। ये संवाद औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसी के अनुरूप पात्रों का अभिनय भी बदलता रहता है। विषय, देशकाल एवं वातावरण के अनुसार भी औपचारिक व अनौपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। औपचारिक नाटकों में पूरी पटकथा को पहले परखा जाता है, तत्पश्चात प्रत्येक पात्र के अनुसार संवाद लिए जाते हैं और विशेषज्ञ इसकी जांच करते हैं, तब वे रंगमंच, टीवी व रेडियो के लिए स्वीकार्य माने जाते हैं। अनौपचारिक नाटक विभिन्न ग्रामीण अंचलों में नुक्कड़ नाटक व नौटंकी के रूप में आयोजित होते हैं। इन नौटंकियों की पटकथा नहीं लिखी जाती है, पात्रों में कोई संवाद भी लिख करके नहीं दी जाते हैं। वे केवल कथा के अनुरूप अपने संवाद अदा करते हैं और अभिनय करते हैं। इसके बाद में अगला छोटा बिंदु है, श्रवण कौशल में दोष के क्या कारण है। मौखिक कार्य का अभाव, कक्षा में कठोर नियंत्रण, पाठ्य वस्तु की क्लिष्टता, अशांत वातावरण, एक साथ दो काम करना, श्रवणेंद्रियों का बाधित होना। इस तरह से श्रवण कौशल में दोष के कारण आपको ध्यान रखने हैं। और श्रवण बाधित जो छात्र रहते हैं उनको सांकेतिक भाषा प्रयुक्त होती है। उनको पढ़ाने के लिए, उनको सिखाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। और मौखिक अभिव्यक्ति के गुणों के बारे में अगर प्रश्न आता है तो देखिए, पहला भाषिक शुद्धता, दूसरा विचारों की सशक्तता, तीसरा प्रभाव उत्पादकता, चौथा व्यवहारिकता, पांचवा है ऑफिसर अनुकूलता, छठा है गतिशीलता और सातवां है मधुरता और आठवां है शिष्टता। तो ये यूनिट यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। और अब हम बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 का नाम है पढ़ करके समझने के बारे में बात करेंगे। यूनिट आपका ये भी 15 नंबर का है और 15 नंबर हासिल कर सकने वाले सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आइए डिस्कस करते हैं। पहला महत्वपूर्ण टॉपिक हम समझते हैं, पढ़ करके समझना क्या होता है इस बारे में। तो पढ़ना समझ की एक संपूर्ण प्रक्रिया है। पढ़ करके पाठ्य सामग्री को समझना और उसके निहित भाव को आत्मसात करके संदर्भों से जोड़ना और उसके आधार पर अपना स्वतंत्र मन बनाना ही सही मायने में पठन है, पढ़ना है। परंपरागत रूप से पठन के निम्नलिखित चरण माने जाते हैं। पहला चरण क्या है, कर्तव्य ज्ञान। इसका क्या आशय है कि किसी शब्द की रचना व उसके उच्चारण के रूप के प्रति मानसिक बिंब बनता है, कर्तव्य ज्ञान कहलाता है। यह पठन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है, इस बारे में ध्यान रखना है। दूसरा चरण है अर्थ ग्रहण करके पढ़ना। इस सोपान में पठन सामग्री के निहित अर्थ को भली भांति समझा जाता है। इसमें पाठक चिंतन मनन द्वारा पठन सामग्री की व्याख्या विश्लेषण करता है और करती है। इस तरह से ध्यान रखना है। तीसरा बिंदु क्या है, मूल्यांकन व प्रतिक्रिया के बारे में। इस चरण में पाठक अर्थ ग्रहण के साथ साथ
लेखक के द्वारा प्रस्तुत घटना, विचार, भाव व मंतव्य को समझते हुए उसका मूल्यांकन करता है, साथ ही उससे संबंधित वैचारिक एवं भावात्मक प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। इस तरह से ध्यान रखना है। और चौथा बिंदु है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में ध्यान रखना है कि यह पठन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। किसी पाठ्य सामग्री को पढ़ करके पाठक उसमें निहित भावों, विचारों के संदर्भ में अपनी सहमति व असहमति निर्मित करता है, अपना अनुप्रयोग वहाँ पर देता है। इसके बाद में बात करते हैं पढ़ना के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें देखिए, पढ़ने का अर्थ समझना मात्र ही नहीं होता, अपितु अर्थ को आत्मसात करके संदर्भ के व्यापक अर्थ में जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानना, दुनियादारी से परिचित होना, नवीन विचारों व भावों का उत्पन्न होना, विश्लेषण की क्षमता विकसित करना, कल्पना शक्ति से चिंतन व मनन करने की क्षमता को बढ़ाने को सम्मिलित किया जाता है। पढ़ने की इन सभी कुशलताओं से विद्यार्थी अपने परिवेश, सांस्कृतिक व साहित्यिक संदर्भों में जुड़ जाते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं पढ़ करके समझने के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में। इसमें देखिए, पढ़ करके समझना एक सहज कौशल ही नहीं है, यह एक सामाजिक सृजनात्मक प्रक्रिया है जो विद्यार्थी, शिक्षकों व बच्चों में सीखने सिखाने के स्तरों में वृद्धि करती है। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ करके समझने में कई प्रकार की जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। पाठ को समझने के स्तर पर शाब्दिक और विश्लेषणात्मक जटिलताएं विषय वस्तु का सार ग्रहण करने में बाधक होती है। शब्दों का उच्चारण, अर्थग्रहण, शब्द और वाक्यों का पूर्वापर संबंध जोड़ना, विविध विधियाओं को पढ़ करके उनका सार ग्रहण करना, विश्लेषण करना, संदर्भों के साथ में उसको जोड़ना व प्रयोग करना, इसमें ये सब पढ़ करके समझने की प्रक्रिया के विभिन्न रूप हैं। शिक्षण के दौरान अनेक प्रकार की पाठ्य पुस्तकों व विधाओं से शिक्षक का सामना होता है। शिक्षण प्रारंभ करने से पहले विद्यार्थी शिक्षक को पाठ की जटिलता के स्तर को भली भांति प्रकार से जान लेना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा और विषय वस्तु दोनों में जटिलता आ जाती है जब हम उसको ठीक तरीके से नहीं समझ पाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य सामग्री में दो प्रकार की रचनाएं शामिल होती हैं, कुछ गहन अध्ययन के लिए, कुछ द्रुत पठन के लिए, हल्के पढ़ने के लिए। और गहन अध्ययन के लिए कविता, निबंध, जीवनी जैसी विद्या पाठ्य सामग्री का हिस्सा बनती है। वही द्रुत पठन के लिए संस्मरण, एकांकी, नाटक, यात्रा संस्मरण जैसी विधाओं को जगह दी जाती है। यहाँ इस बात को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए कि पठन के स्तर के निर्धारण का आधार विधा नहीं होती है, बल्कि रचना में भावों, विचारों की प्रकृति व प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है। इस तरह से ध्यान रखना ये बिंदु। और इसके बाद में पाठ की जटिलता व उसकी समझ के स्तरों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से स्तर रहते हैं। पहला स्तर है भाषागत जटिलता का स्तर, दूसरा है शब्द स्तरीय जटिलता, तीसरा बिंदु है वाक्य स्तरीय जटिलता के स्तर, चौथा बिंदु है शब्द शक्ति के स्तर, पांचवा बिंदु है अनुच्छेद स्तर की जटिलता, छठा बिंदु है सामाजिक सांस्कृतिक जटिलता के स्तर, सातवां बिंदु है विचार स्तरीय जटिलता, आठवां बिंदु है विद्या स्तरीय जटिलता। इस तरह से पाठ की जटिलता के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं पढ़कर के समझने के उद्देश्य क्या है, पठन के उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य देखिए, पढ़ने की संप्रति की समझ अर्जित करके शिक्षण प्रक्रिया में उसका व्यवहारिक प्रयोग करना पहला उद्देश्य आ गया। दूसरा उद्देश्य देखिए, पढ़ने के सैद्धांतिक पक्ष या पाठ्य वस्तु की जटिलता, उसके कारकों व प्रक्रिया को जानना यहाँ पर दूसरा आपका उद्देश्य आ गया। और तीसरा उद्देश्य देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री, पाठ्येतर सामग्री व बाल साहित्य के अध्ययन मनन की दक्षता हासिल करना तीसरा उद्देश्य आ गया है। और चौथा उद्देश्य है पठित वस्तु के विश्लेषण, संश्लेषण एवं मौलिक तार्किक चिंतन की प्रवृत्ति का विकास, तो प्रवृत्ति का विकास करना। इस तरह से आपको ये चार उद्देश्य यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं पढ़ने और बोलने में अंतर क्या है, पठन और वाचन में अंतर क्या है, इस बारे में भी प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए, पठन और वाचन दोनों शुरुआत में एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन यहाँ वाचन में उच्चारण, लय, गति, आरोह, अवरोह, बलाघात आदि पर बल दिया जाता है, वहीं पठन में समझ पर बल दिया जाता है, समझ करके पढ़ने पर बल दिया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं वाचन तीन प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन, बोल बोल करके पढ़ना, और मौन वाचन, मन में पढ़ना और अध्ययन करना। ये तीन आपको वाचन के प्रकार ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत वाचन के बारे में। एक व्यक्ति द्वारा किया गया सस्वर वाचन व्यक्तिगत वाचन कहलाता है। यह प्राय बड़ी कक्षाओं में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा वाचन है सामूहिक वाचन। जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर के ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं तो उसे सामूहिक वाचन कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। और ब्रेल लिपि का प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहता है आपके इस यूनिट में। इसमें देखिए, इसका प्रयोग नेत्रहीन बच्चों के लिए किया जाता है। ब्रेल लिपि में एक डॉट की औसतन ऊंचाई 0.02 इंच होती है, 0.02 इंच ध्यान रखना है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के कारण समेकित शिक्षा अनिवार्य हो गई है। इसी कारण विशेष क्षमता वाले बालकों के शिक्षण के लिए शिक्षक को उनके लिए संवेदनशील होना चाहिए। दृष्टिबाधित छात्र भी कक्षा में पढ़ते हैं, अतः शिक्षक को ब्रेल लिपि की समझ भी आवश्यक है। ब्रेल द्वारा लिखने के आधार बिंदुओं की संख्या 6 होती है।
ब्रेल लिपि द्वारा लिखने के आधार बिंदुओं की संख्या 6 होती है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शनल प्रश्न आ सकता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कविता के बारे में। कविता मंच पर पढ़ी जाने वाली आकर्षण बिंदु उसकी वाचन शैली होती है कविता की, और वाचन में अर्थ झलकता होना चाहिए। कविता का सौंदर्य दो प्रकार का होता है, रूपात्मक सौंदर्य और गुणात्मक सौंदर्य। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कविता के कुछ और बिंदु। यहाँ पर देखिए, कविता कभी कभी संश्लिष्ट बिंबों के कारण भी जटिल हो जाती है, अतः ऐसी पंक्तियों को पहले से ही रेखांकित करके कठिन शब्द, लाक्षणिक शब्द, अलंकारिक शब्द आदि को समझने का प्रयास करें। व्याख्या शब्द लोकोक्तियों, अवतार कथाओं सभी की हो सकती है। कविता में कवि द्वारा जो संदेश दिया जाता है उस तक पहुंचने पर ही कविता पठन और शिक्षण सार्थक हो सकता है। इस तरह से ध्यान रखना कविता के बारे में। और अब हम बात करते हैं संस्मरण के बारे में। संस्मरण में अतीत से जुड़े संदर्भों, प्रसंगों, परंपराओं आदि से रूबरू होते समय उसे आसपास के परिवेश एवं वातावरण से संबंधित करने पर बल दिया जाता है। आसपास के वातावरण से संबंधित करने पर, जोड़ने पर। इस तरह से ध्यान रखना संस्मरण के बारे में। और अब हम बात करते हैं आत्मकथा के बारे में। आत्मकथा होती है खुद की कथा लिखना, खुद के बारे में लिखना। तो आत्मकथा में लेखक के गुणों के साथ साथ दोषों पर भी विचार करना चाहिए। लेखक ने कठिनाइयों या विपत्तियों का सामना कैसे किया, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक जो दुविधाएं हैं उनमें लेखक के व्यवहार पर भी विशेष ध्यान अपेक्षित करना चाहिए। तो इस तरह से आपको आत्मकथा के बारे में ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पढ़कर के समझने की क्षमता का विकास के बारे में। इसमें देखिए, विद्यार्थी शिक्षक की पढ़कर के समझने की क्षमता संवर्धन के लिए यह अपेक्षित है कि वह उच्च माध्यमिक स्तर की सामग्री को भली प्रकार से समझ सके। इसके लिए कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, समाचार, विज्ञापन, कार्टून इत्यादि विविध विधाओं के संकेतार्थों, उद्देश्यों व रूपों की जानकारी जरूरी होती है। इन सब की जानकारी जरूरी होगी तो विद्यार्थी शिक्षक को यह भी ध्यान रखना होगा कि उक्त सामग्री का निर्माण उसके लिए वह क्यों किया गया है, उसे पठन से क्या फलितार्थ होगा। पठित वस्तु की अपनी भाषा में अभिव्यक्ति व भाषांतर कर पाना उसके अन्य पहलू हैं जो उस समझ को मुकम्मल बनाते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं सहस्वर वाचन के गुणों के बारे में। शुद्ध उच्चारण होगा, उचित ध्वनि निर्गम, उचित बल तथा विराम का प्रयोग, उचित लय तथा गति का प्रयोग, उचित हाव भाव, उचित वाचन मुद्रा, प्रभाव उत्पादकता, अंगों का संचारण, स्वाभाविकता। इस तरह से सहस्वर वाचन के गुण ध्यान रखने हैं। मौन वाचन के लाभ या गुणों के बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए, इससे ध्यान केंद्रित रहता है, लेकिन यह ऊंची कक्षा के लिए उपयोगी है, छोटे वर्गों के लिए नहीं, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा बिंदु क्या है, मौन वाचन के अभ्यास कम समय में अधिक पढ़ लेता है और शीघ्र समझ लेता है। तीसरा बिंदु है, इससे विचार संग्रह की प्रवृत्ति का संवर्धन हुआ है, बढ़ा है। और चौथा बिंदु है, जीवन का अधिकांश वाचन मौन ही होता है, राजनीतिक, चिकित्सालय, स्टेशन आदि जगह इसकी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये यूनिट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अब हम बात करते हैं अगले यूनिट 4 के बारे में, जिसका नाम है लिख करके अभिव्यक्त करना। लिखने के बारे में बात करेंगे और ये यूनिट 10 नंबर का है और 10 नंबर हासिल कर सकने वाले सभी बिंदुओं को आइए समझते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है लेखन के सांस्कृतिक महत्व के बारे में। समाज की यह हार्दिक भावना रही है कि वह अपनी संस्कृति को चिरस्थायी बनाए रखे, लंबे समय तक बनाए रखे। संस्कृति को स्थायी रखने के लिए लिखित भाषा का सहयोग किया जाता है। मौखिक भाषा तो क्षणिक है, क्षण भर बाद ही उसकी ध्वनि वायुमंडल में विलीन हो जाती है। समाज अपने विचारों, भावनाओं तथा जीवन दर्शन को लिखित भाषा के द्वारा स्थायी रख सकता है। सांस्कृतिक पक्ष में हमारी धार्मिक पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन, दर्शन व विचारों का संकलन तभी हो सकता है जब लिखित भाषा का विकसित रूप हो। आज भी आर्य संस्कृति जीवित है, उसका मूल कारण लिखित भाषा है। सांस्कृतिक धरोहर और उसका महत्व का ज्ञान लिखित भाषा के कारण ही है। भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत कला और वैदिक सभ्यता की रक्षा आदि का विकास लेखन द्वारा अभिव्यक्त है। वस्तुतः सांस्कृतिक सुरक्षा लेखन शक्ति के आधार पर ही है। तो लेखन के बारे में कुछ बिंदु हमने यहाँ पर जाने। और अब हम बात करते हैं लेखन के उद्देश्यों के बारे में। पहला उद्देश्य है बालकों को शुद्ध वृत्तनी, वाच्य रचना और नियम तथा उचित विराम चिन्हों का ज्ञान प्राप्त हो। दूसरा उद्देश्य है विद्यार्थी शब्दों के विभिन्न रूपों, सुक्तियों आदि का प्रसंगानुकूल प्रयोग करने में सक्षम हो सके। तीसरा उद्देश्य है अक्षरों को सुंदर व अच्छे ढंग से लिख करके सीखना। और चौथा उद्देश्य है शब्द भंडार में वृद्धि करना। पांचवा उद्देश्य है प्रश्नोत्तर लेखन की क्षमता विकसित करना। छठा उद्देश्य है शब्दानुसार वाक्य रचना का अभ्यास करना। सातवां उद्देश्य है स्वतंत्र आत्माभिव्यक्ति हेतु लेखन दक्षता विकसित करना। इस तरह से उद्देश्य ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। पहला कारक है प्राकृतिक परिवेश, दूसरा है परंपराएं और रीति रिवाजों से प्रभावित होता है, तीसरा कारक है रहन सहन हमारा प्रभावित करता है, वेशभूषा से प्रभावित होता है, बोलचाल की भाषा से,
उत्सव, मेले व त्योहारों से, खेल-कूद से, मित्र मंडली से और विद्यालयी वातावरण आदि कारक हैं जो लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। कारक आपने देख लिए। अब हम बात करते हैं लेखन की प्रभावी योजना के चरणों के बारे में। लेखन हेतु विषय का चयन करेंगे, शीर्षक का निर्धारण करेंगे, विषय पर चर्चा करेंगे, आवश्यक संदर्भ सामग्री जुटाएंगे, रूपरेखा बनाएंगे, अभिव्यक्ति हेतु विद्या का चयन करेंगे, भाषा शैली का चयन करेंगे, परिवेशगत व्यवहारिक अनुभवों को सम्मिलित करेंगे, आवश्यक संशोधन करेंगे और प्रस्तुतिकरण कर देंगे। तो इस तरह से लेखन की प्रभावी योजना तैयार हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला बिंदु आता है लेखन कौशल के अर्थ के बारे में। लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अपने विचारों तथा भावों को लिखित रूप में व्यक्त लेखन कौशल कहलाता है, लिखना कहलाता है। विद्यार्थी लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भाषा के लिखित रूप को अपनाता है तथा अपने भावों विचारों को स्थायित्व प्रदान करता है। मौखिक भाषा के शिक्षण में विद्यार्थियों को उचित गति, विराम आदि का उचित प्रयोग करते हुए शुद्ध भाषा का बोलना सिखाया जाता है। लेकिन लेखन कौशलों के शिक्षण में बच्चों को पहले अक्षर चिन्हों की सुंदर बनावट सिखाई जाती है, तत्पश्चात उनको शुद्ध भाषा में लेखन कार्य दिया जाता है। इस तरह से ध्यान रखना है। और लिखना सीखना की विधियों के बारे में भी प्रश्न आ सकता है। पहली विधि क्या है? आकृतियां और रेखाओं की अभ्यास विधि। सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चा ऐसे लाइन डॉट डॉट करना सीखेगा, लाइन लाइन करना सीखेगा। इस तरह से चित्र में आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, भाषा वैज्ञानिक लेखन की शुरुआत में आकृतियों और रेखाओं के अभ्यास प्रशिक्षण करने पर जोर देते हैं। इसके लिए वे कई तरह की आकृतियों का इस्तेमाल पर बल देते हैं, जिसके अभ्यास से बच्चा अक्षर विन्यास सरलता के साथ में लिखने को तैयार होता है। तो ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिनसे बच्चा लिख लिख करके सीखता है, ऐसे आकृतियाँ बना बना करके, फिर बाद में अक्षर बनाना सीख जाता है। इस विधि से देवनागरी लिपि के सभी वर्णों की आधारभूत संरचनाओं का बनना सिखाया जाता है। देवनागरी लिपि के अधिकतर वर्ण रेखाओं और वृत्तों से बने हैं। दूसरी विधि है मोंटेसरी विधि। इस विधि में देखिए, श्रीमती मोंटेसरी ने इस विधि से बच्चों को सिखाना प्रारंभ किया, इसलिए इस विधि का नाम मोंटेसरी विधि पड़ गया। इस विधि में वर्ण रचना 3 वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ कर दी जाती है। इस विधि के 2 स्तर हैं। पहला स्तर है आधार निर्माण का। इसके अंतर्गत बच्चे को लकड़ी या गत्ते से बने अक्षर दिए जाते हैं और उस पर उंगली फेरने को कहा जाता है। फिर उन अक्षरों के चारों ओर पेंसिल फेरने के लिए कहा जाता है और अक्षर निर्माण उसको सिखाया जाता है। दूसरा क्या है? लेखन रचना। जब बच्चे की उंगलियां सध जाती है, उसे अभ्यास हो जाता है, तब उसे स्वतंत्र रूप से अक्षर लिखने को कहा जाता है। मोंटेसरी विद्यालयों में इस विधि से लिखना सिखाया जाता है, किंतु देवनागरी लिपि के वर्णों की आकृतियों को बीच से काटना कठिन है। जो बॉक्स बनाए जाते हैं, जो आकृति के डिब्बे बनाए जाते हैं, सभी वर्णों को आकृतियों में नहीं डाल सकते और बच्चा सभी वर्णों को नहीं सीख पाता है। तो इसके लिए प्लास्टिक के वर्णों की भी सहायता ली जा सकती है और ये कठिन है। तीसरी विधि है अनुकरण विधि, अनुसरण करके सीखना। तो यह वर्ण रचना सिखाने की अत्यंत प्राचीन विधि है। इस विधि में अध्यापक बच्चे की कॉपी या स्लेट या पाटी पर पेंसिल से वर्ण लिख देता है। बच्चे उस लिखे हुए वर्ण या शब्द का अनुसरण करते हैं। इस तरह से अध्यापक बच्चों को छोटे छोटे वाक्य भी लिखना सिखाते हैं। इस विधि में बच्चे अध्यापक के लिखे का ही अनुसरण करते हैं। अभ्यास और वर्ण पहचान के बाद वे स्वतंत्र रूप से लिखना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह से ये विधि है। चौथी विधि है रूप अनुसरण विधि। यह विधि वर्णों के अभ्यास के लिए बहुत प्रयोग की जाती है। इस विधि में अध्यापक वर्णों या शब्दों की आकृतियों को बिंदुओं से रेखांकित करता है, अंकित करता है और इन बिंदुओं को मिलाकर के वर्ण की आकृति बनाना सिखाता है। छात्रों को आनंद आता है तथा उसका लेखन अभ्यास भी होता है। तो ये रूप अनुसरण विधि हो गई। अगली पांचवी विधि है पेस्टालॉजी के लेखन शिक्षण के बारे में। इस विधि में देखिए, वर्ण लेखन को टुकड़ों में विभाजित करके दिया जाता है बच्चे को, और बच्चे को एक एक टुकड़े की आकृति बनाना सिखाया जाता है और फिर उससे कठिन और फिर उससे और कठिन, फिर उससे और कठिन, इस तरह से आखिर में सबसे कठिन, अर्थात यह विधि सरल से कठिन की ओर बढ़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। छठी विधि है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में देखिए, इस विधि में लेखन शब्द वाक्यों से आरंभ करवाया जाता है। बच्चे को चित्र दिखाया जाता है, चित्र के नीचे तथा साथ में वस्तु का नाम लिखा होता है। बच्चे का ध्यान चित्र से पहले वर्ण की ओर आकर्षित किया जाता है, फिर वर्ण का खंडशः लेखन किया जाता है। जिस तरह से पै बनाना अगर आप सीख रहे हैं, तो पै के लिए सबसे पहले खड़ा डंडा खींचेंगे, खड़ा डंडा खींचने के बाद में छोटी एक डंडी बनाएंगे आडी, और इसके ऊपर वापस से खड़ा डंडा बढ़ाएंगे छोटा वाला। इस तरह से तीसरी डिजाइन यहाँ हो गई, और ये चौथा जो आकृति बनी, ये इस तरह से पै बन गया। तो आप इस तरह से एक एक लाइन बच्चे को सिखाएंगे पै बनाना या और भी बाकी अक्षर बनाना। इस तरह से आपको सीखना है। इसके बाद में बात करते हैं सातवीं विधि, जॉन लॉक की लेखन शिक्षण विधि के बारे में। देखिए, जॉन लॉक की शिक्षण विधि में वर्ण को किसी अलग रंग की स्याही या रंग के कागज पर लिख दिया जाता है। बच्चे पेंसिल या काली स्याही से लेखनी द्वारा उस पर अभ्यास करने को कहा जाता है बच्चे को, और जैसा बच्चा रूप अनुसरण विधि में करता है, इस तरह बच्चे को लिखने का अभ्यस्त किया जाता है, बच्चे को लिखने का अभ्यास करवाया जाता है। और आठवीं विधि है व्यवहारिक विधि। इस विधि में देवनागरी वर्णों को उनकी आकृति
साम्य के आधार पर सिखाया जाता है। पहले एक तरह की आकृतियाँ, फिर दूसरी तरह की आकृतियाँ सिखाई जाती है। इसलिए सबसे पहले वर्णमाला को विभाजित कर दिया जाता है। जैसे खड़ी पाई वाले अक्षर पहले सिखाए जाएंगे। खड़ी पाई वाले, जिस तरह से आप उदाहरण यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये खड़ी पाई वाले उदाहरण हैं। वृत्ताकार जो आवर्तियाँ हैं उनको एक तरह से कर देंगे और इस तरह से बच्चे को सिखाया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, नवी विधि है चित्र विधि। इस विधि के मूल में लिपि का विकास प्रक्रिया वाली सोच है। मूलतः लिपि का विकास चित्रों द्वारा ही हुआ है। सर्वप्रथम बच्चे को चित्र बनाना सिखाया जाता है। बच्चा रुचिपूर्वक इस गतिविधि में भाग लेता है। वस्तुओं के चित्र बनाकर के चित्र का नाम लिखवाया जाता है। बच्चा लेखन को भी चित्र, शब्दों और वाक्यों की रचना आने के बाद में बच्चों को एक ही दूसरे से जुड़े वाक्यों को लिखवाना प्रारंभ करना चाहिए। जैसे मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरे घर के पास ही विद्यालय है, हम सभी घर में रहते हैं और हमारे साथ घर में एक बिल्ली भी रहती है। तो इस तरह के कुछ वाक्य बच्चे से लिखवा सकते हैं। लेखन के स्तरों की अब हम बात करते हैं। पहला स्तर है शुरुआती स्तर पर और दूसरा है अभिव्यक्ति के स्तर पर। शुरुआती स्तर पर देखिए, यह लेखन का शुरुआती स्तर है जो प्राथमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं से करवाया जाता है। कक्षा 1-2 के छात्र छात्राओं को अक्षरों को लिखाना, उनकी बनावट का अभ्यास करवाना, अच्छे लेख की ओर प्रेरित करना, लेखन की गति, वर्तनी की शुद्धता, विराम चिन्हों का प्रयोग, वाक्यों का चयन और प्रारंभिक व्याकरण से संबंधित ज्ञान इनको दिया जाता है। इस स्तर पर छात्र छात्राओं की अभिव्यक्ति आड़ी तिरछी रेखाओं, प्रतीकात्मक चित्रों, सही शब्द के चयन तक सीमित होती है। इससे आगे के स्तर कक्षा 3-5 तक हम इन्हें छोटे छोटे वाक्यों या लेखों जैसे कहानी, कविता आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति देने की ओर से प्रवृत्त करते हैं इनको, और इसको प्रवृत्त करवाने का अभ्यास करवाते हैं, प्रयास करवाते हैं। इस अवस्था में बालक की अभिव्यक्ति उनकी रुचि, पसंदीदा खेल, खाने पीने की सामग्री, परिवार के सदस्य, मित्र मंडली, त्योहार, मेले, पशु पक्षी इत्यादि से जुड़ी होती है। इस तरह से ध्यान रखना है। और आगे हम बात करते हैं अभिव्यक्ति के स्तर पर। दूसरा स्तर, इसमें देखिए बच्चे पढ़ी हुई बात का आत्मीकरण करते हैं, कहीं ना कहीं अपने से जोड़ने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई हुई बात की समानता अपने परिवेश में ढूंढते हैं। कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का भाषा बोध, सौंदर्य बोध और साहित्य बोध आकार ले रहा होता है। वे अब प्रत्येक बात को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करते, अपितु अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करना चाहते हैं। वे किसी भी व्यवहार पर प्रतिक्रिया करते हैं और उससे होने वाले हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि भावों को लिखना सीखते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं लेखन कौशल से संबंधित समस्याओं के बारे में। पहले हम बात करते हैं आंतरिक समस्याओं के बारे में और फिर बात करेंगे बाह्य समस्याओं के बारे में। आंतरिक समस्याएं देखिए भाषा की चेतना के स्तर पर, दूसरा है संदर्भ के स्तर पर, तीसरा है विषय वस्तु के स्तर पर और चौथा है अर्थ ग्रहण के स्तर पर। इस तरह से ये आंतरिक समस्याएं हैं लेखन कौशल की। और अब हम बात करते हैं बाह्य जो समस्याएं हैं उनके बारे में। पहली समस्या है हस्तलेख, दूसरी समस्या है लेखन गति, तीसरी समस्या है वर्तनी और चौथी समस्या है विराम चिन्ह। तो ये 4 समस्याएं हैं बाह्य, जो कि हमारे द्वारा होती है। आंतरिक अलग हमने डिस्कस कर ली है और बाह्य हमने डिस्कस कर ली है। अब इनके बारे में अगर डिटेल में हम पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए हस्तलेख क्या होगा, हाथ से लिखने की कला अगर सही नहीं है, लेखन की गति अगर धीरे है तो वो समस्या है। वर्तनी अगर सही नहीं लिख रहे हैं तो वो दिक्कत है। अगर विराम चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे सेंटेंसेस सही कंप्लीट नहीं होंगे और हमारा लेखन सफल नहीं होगा। इसके बाद में बात करते हैं लेखन कौशल विकसित करने के उपायों के बारे में। पहला उपाय है लिखने के उद्देश्य एवं पाठक के साथ में संबंध स्थापित करना। दूसरा उपाय है प्रथम दिशा किसी के निर्देशन में लिखें, दूसरी दिशा स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति करें। दूसरा उपाय है छात्र छात्राओं में विविध लेखन के प्रति सकारात्मक दृष्टि उत्पन्न करना। तीसरा उपाय है लेख का ढांचा आउटलाइन बनवाना। चौथा उपाय है उचित शब्द और उपमाएं चुनना। पांचवा उपाय है ड्राफ्ट बना करके उसे परखना। इस तरह से ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न आता है लेखन कौशल में उपचारात्मक शिक्षण से पहले किन बातों का ध्यान रखें। पहला बिंदु ध्यान रखना है कि बच्चों के श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति की जांच कर लें। दूसरा बिंदु ध्यान रखना है बच्चों को उनकी गलतियां सबके सामने न बताएं। सबके सामने गलतियां गिनाने से बच्चा अपमानित समझता है और फिर वह अपने आप में ऐसा गिलानी सा महसूस करता है और पढ़ाई के प्रति मन उसका हटने लगता है, या फिर हो सकता है कि वो विद्यालय छोड़ दे, या मतलब हीन भावना उसमें आ जाती है। तो सबके सामने उसकी गलतियां ना बताएं। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य में परिवर्तन न करके अलग से सही विकल्प बताएं। चौथा बिंदु है प्रस्तावित शुद्ध रूप मूल की अपेक्षा अधिक कठिन नहीं होना चाहिए। पांचवा बिंदु है शुद्ध लेखन को तर्क के आधार पर देखने की योग्यता पैदा करनी चाहिए। छठा बिंदु है दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, दोष की ओर इंगित करने वाला नहीं होना चाहिए। सातवां बिंदु है रचनात्मक ढंग से अभ्यास कार्य करवाना जाना चाहिए। तो ये कुछ आपको उपचारात्मक शिक्षण से पहले बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में लोकोक्ति व मुहावरे का प्रश्न आ सकता है इसमें। तो लोकोक्ति और मुहावरे का आपको ध्यान रखना है। लोकोक्ति किसे कहते हैं? पूर्ण वाक्य प्रयोग सदैव एक रूप में होता है, स्वतंत्र वाक्य क्रिया का प्रयोग इसमें होता है, ये बातें ध्यान रखनी है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, क्रियापद हैं, परिवर्तनशील होते हैं और वाक्याश्रित होते हैं और क्रियाहीन होते हैं।
इस तरह से इन सब बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं इकाई 5 के बारे में, जिसका नाम है साहित्य के विविध पहलू। यूनिट 5 नंबर का है और बहुत कम समय में आइए इसके भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है साहित्य की विधाओं के बारे में। इसमें देखिए, भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य साहित्य शिक्षण भी है, जो प्राय उच्चतर कक्षाओं के लिए तय किया जाता है। साहित्य में सामाजिक जीवन की ये तमाम जो तस्वीरें हैं संयोजित होती है, जो मानव जीवन का यथार्थ प्रस्तुत करती है। इन तस्वीरों का सकारात्मक पहलू भी होता है और नकारात्मक पहलू भी, दोनों पहलू होते हैं। अगर कहा जाए कि साहित्य समाज का आईना है तो अतिशयोक्ति न होगी। साहित्य हमारे जीवन में नाना विधि रूपों को एक नए तरीके से प्रस्तुत करता है। जिस तरह जीवन में रंगों का वैविध्य मिलता है, उसी प्रकार साहित्य में भी वास्तविक जीवन की रंगीन छटाएं देखने को मिलती है। साहित्य की विविध विधाओं का प्रयोग जो प्रकार हैं, उनका वर्गीकरण मुख्य दो आधार हैं। पहला है शैली और दूसरा है ऐन्द्रिक माध्यम। थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो शैली के आधार पर साहित्य को गद्य, पद्य तथा चंपू इन 3 विधाओं में बांटा जा सकता है। गद्य के अंतर्गत कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी पत्र, डायरी, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र आदि को शामिल किया जाता है। और दूसरी ओर पद्य के अंतर्गत प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रतीक तथा विभिन्न प्रकार की कविताएं, नवगीत, गजल, कविताएं आदि को शामिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं चंपू काव्य के बारे में। तो चंपू काव्य वे हैं जिनमें गद्य व पद्य दोनों का प्रयोग होता है। चंपू काव्य बहुत कम है। हिंदी में चंपू काव्य का अभाव रहता है। पंचतंत्र व हितोपदेश जिनमें गद्य व पद्य का प्रयोग किया गया है, वे चंपू काव्य माने जा सकते हैं। अब चंपू काव्य दोस्तों हम सब ने क्यों नहीं सुने हैं? क्योंकि हिंदी में चंपू काव्यों का अभाव होता है। और ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं हितोपदेश, पंचतंत्र में। इनमें ये देखने को मिलते हैं जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। आगे देखिए, यहाँ पर देखें उद्देश्य। तो पहला है साहित्य शिक्षण के विविध तत्वों को जानना, व्याकरण शिक्षण की उपयोगिता के शैक्षिक महत्व को समझना, विभिन्न विधाओं के संदर्भ में शिक्षण को समझना, साहित्यिक विधाओं की शिक्षण विधियों को एवं साधनों को जानना। तो यहाँ पर दोस्तों हम बिल्कुल शॉर्ट में मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। इनसे दोस्तों छोटे क्वेश्चन, आपके 5 नंबर का यूनिट है तो जाहिर सी बात है कि बड़ा क्वेश्चन काफ़ी कम चांसेस बनेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा बनेंगे। तो आपको सभी पॉइंट्स पर फोकस करना है और अच्छे से उन्हें याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। याद करने से ज़्यादा जरूरी दोस्तों यहाँ पर समझना है। समझ में अगर आपको आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। 5वां है स्वरों एवं व्यंजनों के प्रयोगों की उपयोगिता को समझना। 6ठा है भाषा एवं भाव केंद्रित भाषिक उद्देश्यों को जानना। 7वां है मौन प्रश्न के उद्देश्यों को समझना। 8वां है पठन प्रक्रिया के सोपानों को जानना। 9वां है अक्षर बोध की विधियों को समझना। 10वां है पठन शिक्षण का विकास करने के साधन एवं विधियों को जानना। तो इस तरह से सारे जो उद्देश्य हैं आपको देख लेने हैं। यहाँ से दोस्तों इस यूनिट से जो है छोटे क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस हैं, 1-2 नंबर के। हो सकता है बड़ा क्वेश्चन आ जाए, बट रेयर का जैसे ज़्यादा चांस छोटे क्वेश्चन बनने के हैं। तो आपको एक एक पॉइंट ध्यान से देखना है और अच्छे से समझते हुए आपको पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं ऐन्द्रिक माध्यम की दृष्टि से। साहित्य 2 विधाएं हैं साहित्य की, श्रव्य और दृश्य। ऐन्द्रिक माध्यम की जो वे विधाएं जो पढ़ी जाती हैं वे श्रव्य विधाएं हैं तथा जो देखने के लिए हों वे दृश्य विधाएं हैं। श्रव्य विधाओं में पद्य और गद्य सभी विधाएं आती है। दृश्य विधाओं में रूपक नाटक के सारे प्रकार शामिल हैं। इन प्रकारों में रचनाकार नाट्य रचना एवं इस प्रकार से करता है कि वह रंगमंच पर खेली जाएगी। परंतु आज मुद्रण की सुविधा उपलब्ध होने के कारण ऐसी रचनाएं पढ़ने के लिए भी सुलभ है। इसी प्रकार रूपक की श्रेणी में ऐसी कुछ रचनाएं भी शामिल हो गई है जो दृश्य न होकर श्रव्य ही है, जैसे रेडियो रूपक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के रूप दृश्य नहीं होते हैं। विद्यालयी पाठ्यचर्या को केंद्र में रखते हुए यहाँ साहित्य की मुख्यतः 2 विधाओं का वर्णन किया जा रहा है, गद्य और पद्य। तो आप थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। पहला है गद्य। यह हिंदी साहित्य की सशक्त विधा है। इसमें छंद, लय, अलंकार एवं रस आदि का निर्वाह करना आवश्यक नहीं है। गद्य शब्द गद्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है स्पष्ट कथन। अर्थात गद्य में तथ्यों एवं विचारों को सर्वमान्य भाषा के माध्यम से ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए गद्य में बुद्धिपक्ष की प्रबलता होती है। गद्य में जीवन की वास्तविकता दृष्टिगोचर होती है। गद्य के अंतर्गत निम्न विधाओं का अध्ययन किया जाता है: कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, रेखाचित्र, डायरी, रिपोर्टाज, जीवनी पत्र, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, निबंध, संस्मरण। तो इन सभी विधाओं का अध्ययन गद्य के अंतर्गत होता है।
इस बात का भी आपको ध्यान रखना है विशेष। 1 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछ सकता है कि किन विधाओं का अध्ययन जो है गद्य के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पद्य। हिंदी में प्राय काव्य, कविता और पद्य को पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है, परंतु इनमें थोड़ा भेद होता है। काव्य शब्द संस्कृत भाषा का अपना शब्द है और इस शब्द का प्रयोग साहित्य के लिए होता है। संस्कृत में काव्य साहित्य के दो भेद किए गए हैं, पद्य काव्य और गद्य काव्य। पद्य काव्य का अर्थ है छंदोबद्ध रचना कविता। पद्य से इस रूप में भिन्न होती है कि कविता छंदोबद्ध भी हो सकती है और छंदमुक्त भी। इस प्रकार प्रत्येक पद्य रचना कविता होती है, परंतु प्रत्येक कविता पद्य हो यह जरूरी नहीं है। थोड़ी कविता के बारे में बात कर लेते हैं। कविता मुख्यतः भाव प्रधान होती है और कविता प्रगाढ़ अनुभूतियों की सरस अभिव्यक्ति है। कविता जीवन का संपादन है। वह हृदय गति की का संगीत है। लय, ताल, स्वर, आरोह अवरोह एवं हाव भाव से युक्त कविता में संगीत की झांकी होती है। कविता गेय भी होती है, यानी कि कविता को गा भी सकते हैं, और उसमें संगीत की लहर निहित होती है। कविता पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है। कविता में कल्पना, भावशैली एवं बुद्धि तत्व मुख्य होते हैं। कविता में सत्य की अनुभूति होती है। तो इस तरह से आप इसे समझते हुए पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि रिपोर्टाज क्या है। रिपोर्टाज देखिए थोड़ा सा मेन पॉइंट है, इसलिए थोड़ा सा इसको क्वेश्चन टाइप में अलग से लिखा है। रिपोर्टाज आधुनिक काल की विधा है। हालांकि इसका विकास पत्रकारिता में हुआ है, मगर यह अखबारों की रिपोर्ट से किंचित अलग है। भाषा तथा मानवीय संवेदना से संपूरित दृष्टि उसे साहित्यिक विधा बनाता है। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा और इसके बारे में जाने हम, तो रिपोर्टाज शिक्षण के लिए हमें रिपोर्टाज से के मुद्दे यानी विषय वस्तु को समझना होगा। हम जानते हैं कि रिपोर्टाज का फलक विस्तृत होता है, लिहाजा इसमें विषयगत विविधता मिलती है। केंद्रीय विषय की पहचान विद्यार्थी को उससे संबंधित बातों पर विचार के लिए प्रेरित करती है। यहाँ एक शिक्षक शिक्षिका को परिवेश उभारना चाहिए। यह परिवेश उनका जाना पहचाना हो सकता है तो नितांत नया भी। परिवेश में प्राय अंचल विशेष का भूगोल, भाषा, खान पान, परंपराएं आदि शामिल हो सकते हैं। अब बारी आती है पाठ की मुख्य संवेदना में आत्मसात करने की। यह रिपोर्टाज शिक्षण का सबसे अहम पहलू है। यह संवेदना ही एक अनुगूंज के रूप में रिपोर्टाज पढ़ने के बाद भी पाठक के मन में गूंजती रहती है और मानवीय दृष्टि का विकास का जरिया बनती है। इसे सामने लाने के लिए शिक्षक को संवाद के कौशल का इस्तेमाल करना चाहिए। शिल्पगत पक्षों की पहचान व उनका समुचित विवेचन इसका अगला पड़ाव है। यहाँ हम रिपोर्टाज की भाषा शैली, अंतर्कथाओं व मुहावरों, लोकोक्तियों का उद्घाटन कर सकते हैं। समग्र पाठ के बाद रिपोर्टाज के अभाव का विश्लेषण विद्यार्थियों में आलोचनात्मक दृष्टि पैदा करता है। तो इस तरह से आप रिपोर्टाज पढ़ लेंगे। थोड़ा सा निबंध के बारे में हम जान लेते हैं। निबंध शिक्षण के उद्देश्य क्या है, निबंध किस प्रकार से लिखते हैं, क्या क्या होता है, तो ये सब आप जानते हैं। थोड़ा सा निबंध शिक्षण के उद्देश्य हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बच्चों में आदर्श वाचन की कुशलता विकसित करना, शुद्ध उच्चारण, बलाघात, यतिगति, आरोह अवरोह, भाव भंगिमा आदि के प्रयोग सहित अर्थ ग्रहण करते हुए तीव्र गति से मौन पठन, विषय वस्तु का केंद्रीय बोध ग्रहण करवाना, बच्चों में विषय विमर्श की कुशलता विकसित करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना। आगे है भाषा की लाक्षणिकता, व्यंजनकता आदि की समझ विकसित करना, लोकोक्तियों, मुहावरों, पर्यायवाची, विलोम शब्दों आदि की समझ व उपयोग, नव प्रयोग की कुशलता विकसित करना। तो ये सभी जो है निबंध लेखन के उद्देश्य हैं, जिनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। अब थोड़ा सा जीवनी शिक्षण के उद्देश्य पढ़ लेते हैं। जीवनी शिक्षण के उद्देश्य हैं मौन पठन द्वारा विषय वस्तु को आत्मसात करने में कुशलता, महान व्यक्तियों के चरित्र, स्वभाव व उनकी असाधारणता को समझने की कुशलता, उनके जीवन मूल्यों, आदर्शों, लक्ष्यों एवं सिद्धांतों का उल्लेख करने की कुशलता, अर्थग्रहण की दृष्टि से आवश्यक भाषिक तत्वों का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने की कुशलता। अब बात करते हैं पत्र साहित्य शिक्षण के उद्देश्य। पत्र साहित्य शिक्षण के उद्देश्य है बच्चों को इस विधा में लिखे गए साहित्य की जानकारी प्रदान करना, अन्य विधाओं को इस विधा की तुलना करना, औपचारिक अनौपचारिक पत्रों से इस पत्र साहित्य को अलग करने की समझ भी विकसित करना। पत्र की भाषा शैली सहज, सरल और बातचीत परक होती है। इसकी पहचान विद्यार्थी, शिक्षकों व बच्चों को प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा है एकांकी नाटक के उद्देश्य। तो एकांकी में निहित सौंदर्य तत्वों व भाव तत्वों का प्रकाशन करवाना, संवादों को उचित आरोह अवरोह के साथ प्रसंगानुकूल प्रस्तुत करने की कुशलता विकसित करना, मानवीय व्यवहार के विविध पक्षों से अवगत करवाना, अभिनय कौशल विकसित करना, एकांकी में निहित भाषिक सौंदर्य को समझने की क्षमता विकसित करना। नाटक के एकांकी की प्रमुख विशेषताएं क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें संवाद होते हैं, हालांकि संवाद अन्य विधाओं में भी हो सकते हैं, पर यहाँ इसकी अनिवार्यता नहीं रहती।
दूसरा है इसमें अभिनेता की अनिवार्यता रहती है, इसलिए जिस नाटक एकांकी की रंगमंच पर अभिनति नहीं किया जा सकता उसे सफल एकांकी नाटक नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो नाटक है वो रंगमंच पर प्रस्तुत ना किया जा सके उसे सफल नाटक या सफल एकांकी नहीं कहेंगे। पुराने ज़माने में नाटक को देखा सुना जा सकता था, इसलिए इसे दृश्य श्रव्य विधा के रूप में जाना जाता है, हालांकि आजकल इसका पठन भी किया जाता है। नेक्स्ट है भरतमुनि के अनुसार किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाटक कहते हैं, अतः छात्र छात्राओं के अनुकरण करने की स्वाभाविक वृत्ति को इससे पोषण मिलता है। नेक्स्ट है नाटक एकांकी एवं रागात्मक रचना है, इसमें मानवीय भावों का प्रदर्शन बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से होता है। नाटक पढ़ने या देखने से भावों का उद्देश्य बहुत तीव्र होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर छंदमुक्त कविता क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको टॉपिक्स के रूप में हमने यहाँ पर लिया है। कम से कम मैटर आपको दोस्तों इस यूनिट में पढ़ने को मिले, यही हमारा जो टारगेट रहता है। तो आपको वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, जिससे यूनिट जो है आपका कवर हो जाए। छंदमुक्त कविता अब यहाँ पर देख लेते हैं। छंदमुक्त कविता किसे कहते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से दोस्तों आपका यूनिट जो है कवर होने वाला है। और कविताएं यहाँ पर देख लेते हैं। छंदमुक्त कविता, तो कविताएं छंदोबद्ध भी हो सकती है और छंदमुक्त भी। मुक्त छंद की कविता में तुक का बंधन नहीं होता है, इसमें लय अंतर्निहित रहती है, पर मात्राओं या वर्गों के विन्यास की दृष्टि से छंद के नियमों का पालन नहीं किया जा सकता। देखिए मुक्त छंद की कविता की बानगी। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिन का तमतमाता रूप, उठी झुलसी हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये वानगी है। इस कविता में छंद के नियम के अनुसार पंक्तियां नहीं हैं, प्रत्येक पंक्ति में छंद अंतर्निहित है और लय निर्वाह किया गया है। बाल साहित्य किस प्रकार का साहित्य है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। बाल साहित्य वह साहित्य है जो मुख्यतः कहानी, कविता, संवाद, एकांकी आदि विधाओं को आधार बनाकर बोधगम्य शब्दावली, सुगठित वाक्य विन्यास तथा रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया हो। इस प्रकार के साहित्य में यह उपेक्षा रहती है कि वह साहित्य परंपरागत उपदेशात्मकता के साथ साथ वैज्ञानिकता, तार्किकता, नवीनता, कल्पनाशीलता आदि भावबोधों से परिपूर्ण हो। नेक्स्ट है यहाँ पर मानव जीवन के रागात्मक अनुभवों की शब्दमयी व्यंजना को साहित्य कहते हैं। साहित्य जीवन की व्याख्या है, सत्य की साधना, सौंदर्यानुभूति, लोकमत की उदात्त भावना साहित्य के सनातन मूल्य हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट होता है। और अब हम बात करते हैं यूनिट 6 के बारे में। यूनिट 6 का नाम है भाषा की संरचना के विभिन्न पहलू। यूनिट आपका 5 नंबर का है और 5 नंबर है, तो देखिए दोस्तों छोटे प्रश्न यहाँ से ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो उन सबको लेकर के आइए डिस्कशन करते हैं और समझते हैं सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को। पहला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है शब्द। एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे राम, स्कूल, कलम, आत्मा आदि। शब्द जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं किए जाते तब तक स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त इन शब्दों का अस्तित्व स्वतंत्र न रहकर वाक्य के लिंग, वचन, कारक और क्रिया के नियमों से अनुशासित हो जाता है। व्याकरण के नियमों में बंधने से ये शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। तो इस तरह से शब्द के बारे में अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपको ये सब लिखना है। अब शब्दों के प्रकार देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द सार्थक व निरर्थक, ध्वनि के आधार पर शब्द ध्वन्यात्मक व वर्णात्मक, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्द, और रूपांतर के आधार पर विकारी, अविकारी, उपयोग के आधार पर शब्द सामान्य, परिभाषिक, अर्ध परिभाषिक। तो इस तरह से आपको ये भी दोस्तों याद कर लेना है। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, और अगर आपके पास सीरीज या बुक है तो आप इन सभी के बारे में डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आगे बात करते हैं पद के बारे में। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। वाक्य के अंग अब देख लेते हैं। यहाँ पर वाक्य के अंग, वाक्य की रचना 2 अंगों से होती है, उद्देश्य और विधेय से। इन दोनों से मिलकर ही वाक्य बनता है, जो किसी विचार या भाव को व्यक्त कर पाता है। उद्देश्य वाक्य का वह कथन है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या विधान किया जाता है, जैसे सोहन ने खाना खा लिया। इस वाक्य में सोहन उद्देश्य है, क्योंकि इसी के बारे में बताया जा रहा है कि इसने खाना खा लिया। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तारक आदि घटक आते हैं। तो इस तरह से आप वाक्य के अंग यहाँ पर लिख देंगे। और विधेय वाक्य में जिस अंग के द्वारा उद्देश्य के बारे में कहा जाता है या विधान किया जाता है वह विधेय कहलाता है। ऊपर दिए गए वाक्य में उद्देश्य सोहन के बारे में बताया गया है, उसने खाना खा लिया। विधेय के अंतर्गत क्रिया, पदबंध, क्रिया विशेषण, पदबंध, क्रम आदि घटक आते हैं। उदाहरण हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि उद्देश्य तो सोहन,
विधेय क्या है, सोहन अपशर है। तो यहाँ पर उद्देश्य सोहन है और विधेय है अपशर है। काम करने वाले आदमी कल नहीं आएंगे, तो काम करने वाले आदमी यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है, और कल नहीं आएंगे ये विधेय है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा समझ लेंगे। वाक्य के गुण अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो वाक्य भाव और अर्थ को स्पष्ट करने में जितना सफल है वह उतना ही गुण संपन्न कहा जाएगा। सरल सुंदर वाक्य में मुख्य रूप से निम्न गुण होने आवश्यक है। तो आइए गुण देखते हैं। तो 5 गुण है यहाँ पर। पहला है आकांक्षा, दूसरा योग्यता, तीसरा है सन्निधि, और चौथा है पदक्रम, और पांचवा है अन्विति। बिल्कुल शॉर्ट में दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर आपके पास सीरीज या बुक है तो आप उनमें थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये आपके लिए पर्याप्त रहेगा एग्जाम की तैयारी के लिए, जिससे आपका पूरा जो यूनिट है वो कवर हो जाएगा। स्वर व व्यंजन में अंतर क्या है, इसका प्रश्न भी दोस्तों कई बार एग्जाम में इस यूनिट से आया है। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से अनुस्फुटित होकर कंठ से होती हुई मुख विवरण के उच्चारण स्थानों को स्पर्श किए बिना मुख से बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। जबकि वे वर्ण जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से अनुस्फुटित होकर मुख विवर के उच्चारण स्थानों को स्पष्ट करती हुई निकलती है, व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरह से आप स्वर और व्यंजन की परिभाषा याद कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए परिभाषिक शब्द। ये किसी विषय विशेषक से संबद्ध होते हैं। कचहरी, कार्यालय, कानून आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले शब्द पारिभाषिक कहलाते हैं। इन शब्दों का अर्थ विशिष्ट संदर्भों और प्रयोजनों के लिए होता है, जैसे व्याकरण के पारिभाषिक शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। कार्यालय के शब्द हैं विज्ञप्ति, अधिसूचना, निविदा आदि। न्यायालय से संबंधित शब्द है अपील, मुकदमा, गवाह, सम्मन आदि। भौतिक विज्ञान के शब्द हैं प्रतिबिंब, परावर्तन, आवर्तन आदि। ये सारे शब्द इसलिए पारिभाषिक हैं क्योंकि इनको परिभाषित किया जाता है। तो इस तरह से सरल शब्दों में हमने इस परिभाषा को देख लिया है। अब आगे बात करते हैं अभिव्यक्ति में वाक्य का स्थान। अभिव्यक्ति में वाक्य का स्थान महत्वपूर्ण है। कभी वह सूचना देता है तो कभी निर्देश, कभी आदेश देता है तो कभी निषेध करता है, कभी इससे प्रश्न किया जाता है तो कभी विषयादि का बोध कराता है। कहने का अभिप्राय यह है कि अभिव्यक्ति किसी भी तरह की हो उसके लिए वाक्य अवश्य होना चाहिए। वाक्य छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। वाक्य में समीपता क्रिया एक भी हो सकती है और एकाधिक भी। सामान्य रूप से वाक्य में 2 या 2 से अधिक पदबंध होते हैं। इनमें एक पदबंध तथा दूसरा क्रिया पदबंध होता है। इसके बिना पूर्ण वाक्य नहीं बन सकता। नेक्स्ट यहाँ पर आगे है वाक्य में संज्ञा पदबंधों और क्रिया पदबंधों का एक क्रम होता है। सामान्यतः हिंदी वाक्य में कर्ता क्रम और क्रिया अनुक्रम में होते हैं। कर्ता और क्रम के साथ विशेषण और क्रिया पदबंध के साथ क्रिया विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप इनकी थोड़ी सी परिभाषा सरल शब्दों में है, थोड़ा सा आप समझ लेंगे। क्रिया पदबंध और पदबंध वगैरह, कर्ता क्रम आदि, इनको भी थोड़ा सा देख लेंगे आप। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इस यूनिट से ही जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स हैं। वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। और ये जो 5 टॉपिक है आपके, इनको अभी पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो बड़े बड़े वीडियोज़ होंगे और एक दिन में आप अपनी तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। कल एग्ज़ाम है तो आपको अभी इतना ही याद रखना है। और आपको इनके बारे में अगर थोड़ी जानकारी है तो फिर क्या करना है, आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना, इनकी परिभाषा देख लेना एक बार, तो परिभाषा साथ में इसके प्रकार देख लेना और इनकी पहचान कैसे करेंगे तो वो आप देख लेना। 3 बातें आप ध्यान रख लेना अगर आपके पास टाइम बचता है तो, नहीं फिर आप इनको स्किप करिएगा और बाकी सभी टॉपिक्स को देख लीजिए। यहाँ पर आकर के हमारा 6ठा यूनिट कंप्लीट हो जाता है और अब हम बात करते हैं हिंदी के लास्ट यूनिट मूल्यांकन के बारे में, यूनिट नंबर 7। और यूनिट आपका 5 नंबर का है और 5 नंबर हासिल कर सकने वाले सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आइए समझ लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के बारे में परिभाषा के तौर पर समझते हैं। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि मूल्यांकन कहते किसे हैं। टाइटल से हमारे यही दिमाग में आता है पहला कि मूल्यांकन कहते किसे हैं। और कई बार दोस्तों ये मूल्यांकन किसे कहते हैं प्रश्न आया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मूल्य आंकना कि कितना क्या आपने सीखा है। सिखाने के बाद आपका जो मूल्यांकन होता है उसमें पता चलता है कि आपने कितना क्या सीखा है। तो इस तरह से मूल्य आंकना। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन से तात्पर्य है इस बात की जांच करना कि शिक्षण के परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में कितना क्या परिवर्तन हुआ है, कितना क्या सीखा है। शिक्षण से पूर्व शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था। शिक्षण द्वारा छात्रों को उनकी प्राप्ति किस स्तर तक हुई है। अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में कहाँ तक सफल हुआ है। बच्चों की रुचियों, रुझानों, योग्यताओं और व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। तो इस बात का अनुमान जो है मूल्यांकन द्वारा ही संभव होता है, मूल्यांकन द्वारा ही इसका पता लगाया जा सकता है।
तो इस प्रकार से मूल्यांकन द्वारा विषय वस्तु के ज्ञान की जांच तो होती है, साथ ही बालक की रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं, दृष्टिकोणों आदि के परिवर्तन तथा विकास की जांच भी की जाती है। इसलिए मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा की से अधिक व्यापक होता है, क्योंकि परीक्षा का संबंध केवल विषय वस्तु के ज्ञान की जांच से ही होता है। अपितु यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन के अर्थ एवं प्रकृति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ कुछ प्रसिद्ध परिभाषाओं पर विचार करते हैं। तो पहली यहाँ पर परिभाषा देखिए, मेन जो परिभाषा है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है कि सीसी रोस द्वारा मूल्यांकन के प्रति क्या परिभाषा है, क्या विचार थे उनके। तो मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा शिक्षा की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देख लेना है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अब बात करते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहली है यथार्थता, दूसरी विश्वसनीयता, जांच में सुगमता, चौथी है यहाँ पर वस्तुनिष्ठता, पांचवी है व्यवहारिकता, छठी है वैज्ञानिकता और सातवीं है तार्किकता। इनके बारे में थोड़ा आगे हम डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के होते हैं प्रश्न। पहला देखिए, निबंधात्मक होता है, लघुतरात्मक होता है और वस्तुनिष्ठ यहाँ पर होते हैं। तो पहला दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं निबंधात्मक क्या होता है। तो निबंधात्मक प्रश्न, इन प्रश्नों को वर्णनात्मक भी प्रश्न भी कहा जाता है। इनमें पूरा डिटेल में देखा जाता है कि किसी टॉपिक आपको दे देंगे और उसके बारे में आपको डिटेल्स लिखेंगे, आपके तर्क किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं, तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता कितनी है और विचारों में कितनी मौलिकता है। तो इन सभी को जांचने के लिए निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। तो इसको थोड़ा, इनमें ऐसा ही है, आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर लघुतरात्मक प्रश्न। अब लघुतरात्मक प्रश्न क्या होंगे, छोटे प्रश्न, यानी कि 10-15 पंक्तियों में या फिर कुछ 3-4 बिंदुओं में ही इनका उत्तर होता है और इसमें जो है छोटे उत्तर होते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होंगे कि एमसीक्यू वाले, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया होगा वो वाले। तो ये प्रश्न जो होते हैं वस्तु स्थिति पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने में छात्रों को स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का एक विशिष्ट उत्तर होता है तथा छात्र से वही विशिष्ट उत्तर देने की आशा की जाती है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक चूज करना होता है और शिक्षक यही चाहता है कि बच्चा जो है सही आंसर को चूज करे। यदि छात्र उस विशिष्ट उत्तर के अलावा कोई और उत्तर देता है तो वह गलत माना जाता है। जैसे कि दोस्तों हमारे चैनल पर भी आपके लिए कम्युनिटी में डेली क्वेश्चन पोस्ट किया जाता है, तो उसमें मैं यही आशा करता हूँ कि आप ठीक आंसर देवें। अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ करके, उसके बारे में जान करके फिर आंसर देवें, जिससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी थोड़ा सा सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है सुनना कौशल का मूल्यांकन। तो ध्वनियों का अंतर समझना, लिपि, नीति, बुरा बुरा, ऋषि, कृषि, मूषक, मूसल आदि शब्दों का उच्चारण करवा करके शिक्षक जो है ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण का परीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ सेकंड पर है। सेकंड में है सुनो चुनो। शिक्षक अभ्यास पत्रक देकर के उनमें से सही शब्द का चयन करेगा। शिक्षक उत्तर का 2-3 बार बोलेगा, उसमें से सही उत्तर बोल करके सही निशान लगा करके सही उत्तर का चयन करेगा। जैसे बेल भेल, भेड़ बेल, भालू आलू, भालू भालू। तो इस तरह से बोलेगा तो सही उत्तर आपको चूज करवाया जाएगा शिक्षक के द्वारा। तो इस तरह से आपको इसमें लिख देना है। नेक्स्ट है सुनो करो। शिक्षक विभिन्न प्रकार के आदेश निर्देश देना, छात्र इनको सुनकर के तदनुसार किया करेगा। वैसे जैसे पुस्तक लाओ, बाहर जाकर आओ, चित्र में रंग भरो, वहाँ जाकर बैठो। तो इस तरह से निर्देश दिए जाएंगे शिक्षक द्वारा और छात्र जो है उनका अनुसरण करेंगे। चौथा है सुनो बताओ। तो शिक्षक कोई छोटी सी कविता या कहानी कहेगा तथा उनको बोधात्मक प्रश्न करेगा या गद्यांश में से कोई एक प्रश्न का चयन कराएगा। शिक्षक कोई छोटी छोटी पहेली की पंक्तियाँ सुनाएगा और उत्तर पूछेगा। तो इस तरह से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। पांचवा है वार्तालाप या संवाद से। तो विभिन्न स्थितियों में शिक्षक वार्तालाप व संवाद करेगा तथा एकांकी का कथानक प्रस्तुत कर उससे स्वाभाविक रूप से पात्रों, संदर्भों, वातावरण की स्थिति में बोलने के लिए कहेगा। इस प्रकार बोलने में, सुनने व शब्द भंडार का मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें पठन क्षमता के विकास का मूल्यांकन किस तरह से होता है। तो यदि हमें बच्चे की पठन क्षमता विकास के मूल्यांकन के तरीकों को जानना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह समझिए कि पढ़ने का जो अर्थ है सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि समझ के साथ पढ़ना है, यानी कि विषय वस्तु को ठीक प्रकार से जानना है। लिखे हुए को सिर्फ बाँच लेना पढ़ना नहीं है, अपितु पूरा ढंग से समझना। आप बच्चे को आदेश दें कि पाठ 4 निकालो और पढ़ो, तो इस तरह से आप कोई भी एक एक्टिविटी बच्चे को दे सकते हैं। बालक ने यह पढ़ लिया और आप समझ गए कि यह पढ़ना जानता है, तो यह ठीक नहीं है। आप यह भी जानने की कोशिश करें कि जो उस बच्चे ने पढ़ा है उसे समझ में भी आया है या नहीं। तो इस तरह से लिख देंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं पठन कौशल का मूल्यांकन।
तो पठन कौशल का जो मूल्यांकन है वो पठन कौशल के मूल्यांकन में अनेक कुशलताएं समाहित है। अक्षरबोध, शब्द सांचों की पहचान, अर्थग्रहण करते हुए पठन, वाक्यों में छिपे हुए भावों को समझना आदि कुशलता है। पठन दो प्रकार का होता है, सहस्वर पठन और मौन पठन। सहस्वर पठन क्या होता है, जैसे मैं अब बोल करके आपको समझा रहा हूँ या बोल करके मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है, सहस्वर पठन है। और मौन पठन यानी कि मैं अपने मन में पढ़ूँ तो वो मौन पठन होगा। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पढ़ो और बताओ। तो कहानी, कविता, अनुच्छेद, यात्रा वृत्तांत आदि को लेकर के पठन को कहा जाए। फिर उससे संबंधित बोधात्मक प्रश्न किए जाएँ। भाषिक सामग्री बालकों के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर गद्य या पद्य का वाचन। तो इसमें यति, गति, आरोह अवरोह, हाव भाव के अनुसार कविता पठन का मूल्यांकन किया जाए। विराम चिन्ह स्तर बदलकर गतिपूर्वक पठन का चयन ध्यान रखा जाए और गद्यांश का पठन कराया जाए। एकांकी का पठन पात्रानुसार अभिव्यक्ति की जांच की जाए। तो इस तरह से आप मूल्यांकन कर सकते हैं। लेखन कौशल मूल्यांकन। तो लेखन कौशल में लिपि चिन्हों की पहचान, ध्वनि लिपि चिन्हों के मध्य समन्वय की अपेक्षा की जानी चाहिए। शुद्ध लेखन, शुद्ध व सुंदर व स्पष्ट लेखन, स्वतंत्र लेखन के आधार पर मूल्यांकन किया जाए, जिससे मूल्यांकन हो पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आगे है चित्रित वर्णन। तो विद्यालय वस्तु चित्र आदि के आधार पर उनका लिखित वर्णन कराना, इससे बच्चे की सच्ची अनुभूति का पता चलेगा। नेक्स्ट है कहानी, अनुच्छेद, संवाद लेखन, पत्र लेखन। इनमें बच्चों की कल्पना शक्ति, चिंतन और भाषा प्रयोग शुद्धता का मूल्यांकन संभव है। नेक्स्ट है यहाँ पर विद्या रूपांतरण। कविता को गद्य रूप में, कहानी को संवाद रूप में, एकांकी को गद्य रूप में परिवर्तन करके लिखवाया जाए। नेक्स्ट है मुहावरे, लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग लिख करके। पांचवा है श्रुत लेकर आकर के। छठा है रूपरेखा लेकर निबंध, कहानी लिखवा करके। सातवां है शिक्षाप्रद शीर्षक आधार पर लिखवा करके। आठवां है सूक्तियों का विशदीकरण करवा करके लेखन कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब आगे है मौखिक मूल्यांकन। तो कक्षा अध्यापक कक्षा के वातावरण का, छात्र के व्यवहार, कार्य की पहल, सचेष्टा आदि का अवलोकन कर अपना मत बनावें तथा शिक्षकों की मीटिंग प्रस्तुत करें। जयंतियों, वार्षिकोत्सव, प्रार्थना सभा प्रतियोगिताओं में शिक्षक समूह आकलन कर सकते हैं। भाषण में प्रस्तुति, विषय वस्तु, क्रमबद्धता, प्रभाव, स्पष्टता के अनुसार मूल्यांकन करें। नाटक के मूल्यांकन में कक्षाभिनय, रंगमंच अभिनय के समय पात्रानुसार स्वर बदलकर अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करें। छात्र नाटक पठन के समय पात्रानुसार स्वर बदल करके प्रभावी ढंग से वाचन करें, इसका ध्यान रखा जाए जिससे मूल्यांकन संभव हो सके। आगे बात करें तो पद्य साहित्य का मूल्यांकन। तो पद्य साहित्य का मूल्यांकन देखिए, पद्य के मूल्यांकन में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला है भावपूर्ण सहस्वर पठन, दूसरा है नाद सौंदर्य, थर्ड है यहाँ पर शिल्प सौंदर्य। अब शिल्प सौंदर्य में यहाँ पर छंद, रस, अलंकार, भाषा, प्रतीक, बिंब, साहित्य आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे प्राय भाषा के सभी कौशलों को किसी न किसी प्रकार साधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर गद्य साहित्य का मूल्यांकन। तो कविता की तरह सहस्वर पठन को स्थान दिया जाना चाहिए। उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर मौन पठन भी कराया जा सकता है। पठन के बाद चिंतनात्मक प्रश्न भी पूछना चाहिए। सेकंड है गद्य में कथ्य और अभिव्यक्ति की समझ का मूल्यांकन किया जाए। थर्ड है कहानी, निबंध में मुख्य विचार क्या है, विचार प्रस्तुति में शब्दों, वाक्यों, भाषाशैली का प्रयोग आदि का मूल्यांकन किया जाए। शिक्षक व अवबोधात्मक कौशल परक प्रश्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए और लोकोक्ति, मुहावरे, सूक्तियों आदि पर ज्ञानात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए आत्मकथा। तो आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत का मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो शब्दों, वाक्यों में छिपे हुए अर्थ का छात्र कहाँ तक समझो पर पता लगाया जाए। नेक्स्ट है प्रश्न पाठ आधारित होने चाहिए, पाठ को विस्तार देने वाले होने चाहिए। थर्ड है प्रश्न निबंध, चिंतन, विश्लेषण पर कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने वाले हों। चौथा है अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करने वाले, भाषा की बारीकियों को समझने वाले प्रश्न होने चाहिए। नेक्स्ट है नाटक एकांकी का मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो पहला है इसमें पात्रों की भूमिका देकर संवाद करावें, कथा व अभिव्यक्ति संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, तब मूल्यांकन हो पाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कक्षा अभिनय, रंगमंच पर अभिनय भी कराया जा सकता है। थर्ड है एकांकी के तत्वों की समालोचना कराई जाए, जिससे मूल्यांकन नाटक एवं एकांकी का हो पाए। आगे हम बात करते हैं अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या है। कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मूल्यांकन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को ध्यान में रख लेना आवश्यक है, मूल्यांकन कार्य में अधिकाधिक विशेषताओं का समावेश हो सके।
तो यहाँ पर देखिए पहली विशेषता है यथार्थता, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ी थी। तो यथार्थता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मूल्यांकन यथार्थवादी होना आवश्यक है। जिन इकाइयों पर बल दिया गया है उन्हीं का परीक्षण होना चाहिए, अर्थात शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को जो सिखाया गया है मूल्यांकन उसी पर आधारित होना चाहिए। जो बच्चों को पढ़ाया गया है उसी का मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे मूल्यांकन में स्पष्टता यहाँ पर रहे। दूसरा है विश्वसनीयता। मूल्यांकन में विश्वसनीयता अति आवश्यक है। किसी शिक्षक द्वारा समय अंतराल में उसी विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है तो विद्यार्थी का स्थान वही होना चाहिए जो पूर्व में मापन व मूल्यांकन द्वारा प्राप्त हुआ था। प्राप्तांकों में असमानता न होनी चाहिए, यानी कि कुछ दिन पहले जिस बच्चे का मूल्यांकन किया गया था और आज कुछ दिन बाद मूल्यांकन किया जा रहा है, तो उसका लेवल में, उसके शिक्षण लेवल में कमी नहीं आनी चाहिए, यानी कि बराबर रहना चाहिए या फिर ज़्यादा बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है जांच में सुगमता। तो मूल्यांकन पद्धति इतनी सुगम होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों की क्षमताओं, योग्यताओं तथा शैक्षणिक कुशलताओं की जांच सुगमता से की जा सके तथा उनकी कमियों और योग्यताओं को बताया जा सके। चौथा है यहाँ पर वस्तुनिष्ठता। तो प्रश्न ऐसे बनाने चाहिए जिसके उत्तर एक ही हो। एक ही उत्तर होगा तो जांचने में आसानी रहेगी। वस्तुनिष्ठता होने से मूल्यांकन में किसी प्रकार की मनमानी नहीं कर सकता, इससे मूल्यांकन सच्चा होता है। पांचवा है व्यवहारिकता। तो मूल्यांकन व्यवहारिक होना चाहिए ताकि उसे व्यवहार में लाया जा सके। छठा है वैज्ञानिकता। मूल्यांकन सत्यता, यथार्थता, वैधता, व्यवहारिकता और वस्तुनिष्ठता के गुण और लक्षणों के अनुकूल होने पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत हो सकता है। प्रश्नों के निर्माण में भी वैज्ञानिकता होनी चाहिए। सातवां है तार्किकता। तो पाठ्यक्रम की समस्त इकाइयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे विद्यार्थियों की चयन प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और वह संपूर्ण अध्ययन हेतु तत्पर होता है। अनेक प्रश्न तार्किक प्रश्न स्तर पर तैयार किए जाते हैं। वैज्ञानिकता की विशेषता के साथ तार्किकता का गुण भी आ जाता है। तो देखिए प्रश्न में क्या होता है कि एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। जैसे अब आपकी हिंदी की एग्जाम होगी तो हिंदी में पूरी बुक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए क्या करना होगा, आपको पूरी बुक पढ़नी होगी, न कि किसी एक यूनिट से क्वेश्चन आएंगे जहाँ एक यूनिट आपको पढ़ना। सही है, तो इस तरह से आप उदाहरण से समझ लेंगे। अब आगे बात करें तो एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के द्वारा के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखती है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। नेक्स्ट है कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं तथा व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रही है। तो एनसीईआरटी के द्वारा इन बातों का ध्यान रखा जाता है। इस तरह मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्न 3 पक्षों या अंगों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से पाई जाती है: शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव, व्यवहारगत परिवर्तन। तो इस तरह से आप डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि शिक्षण उद्देश्य और व्यवहार परिवर्तन और अधिगम से अनुभव जो हैं तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उपरोक्त विवरण से अब यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो सकता है कि मूल्यांकन एक ऐसी व्यापक व बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़ी सभी बातों का पूरी तरह मूल्य आंकने का प्रयत्न किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक बचा है मूल्यांकन, सतत व व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में आप बिंदु ऑलरेडी जानते हैं। लगातार मूल्यांकन आपका जो क्लासेस चल रही है, एक तो मूल्यांकन होता है कि पूरा कोर्स खत्म होने के बाद में पूरे साल के अंत में होता है मूल्यांकन। एक होता है कि आपका टेस्ट के तौर पर हर टॉपिक खत्म होने के बाद में टेस्ट हो जाता है मूल्यांकन, वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से कुछ बिंदु आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ध्यान रखने हैं। इनको हमने पहले के पेपर्स में भी काफ़ी पढ़ा है, तो यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे, आपको समय बचाना है। और यहाँ पर बिंदु आपको जो हिंदी में ध्यान रखने थे सभी को लेकर के हमने डिस्कशन कर लिया है। आपके पास समय बचता है तो फिर आप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या इससे जुड़े और जो टॉपिक्स हमने पहले स्किप करे हैं उनको आप देख लीजिएगा, अदरवाइज आप इनको स्किप करिएगा। और कम से कम समय की अगर बात आती है तो इन सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु इस वीडियो में बताए गए हैं उनको कवर कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको मॉडल पेपर का जो वीडियो अपलोड कराया गया है उसका लिंक मैं डाल दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा और उसको भी सोल्व कर लीजिएगा एग्जाम से पहले पहले। उसको सोल्व कर लेना और इस क्लास को 2-4 बार देख लेना, आपकी एग्जाम आराम से पास हो जाने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको ठीक तरीके से सारे बिंदु समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई आपकी कोई समस्या रहती है तो कमेंट करके जरूर बताना। और आपकी तैयारी में अगर इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है, हमारे चैनल से थोड़ी भी हेल्प होती है, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।